मई 2026। आज ना एक ऐसे कलाकार के गानों को स्ट्रीम होते हुए पूरे 3 साल हो चुके हैं जो अब इस दुनिया में नहीं है। बिल्कुल। 3 साल। हाँ, एक ऐसा इंसान जिसकी आवाज आज भी दुनिया भर के चार्ट्स पर राज कर रही है, लेकिन जिसकी असल जिंदगी पंजाब की एक सड़क पर गोलियों की गूंज के बीच खत्म हो गई। सही कहा, और ये बहुत ही दर्दनाक था। मतलब आमतौर पे जब हम किसी मेडिकल डायग्नोसिस की बात करते हैं ना, तो वहां एक तरह की सटीकता होती है। जैसे अगर हड्डी टूट जाए तो एक्सरे में वो टूटी हुई सफेद लकीर साफ दिख जाती है। हाँ, डॉक्टर बस उसकी तरफ इशारा करके कह देता है कि देखिए समस्या यहाँ है। बिल्कुल। लेकिन जब हम सिद्धू मूसेवाला की हत्या और उनकी विरासत की बात करते हैं, तो अचानक वो एक्सरे मशीन, मेरा मतलब है, वो काम करना ही बंद कर देती है। एकदम सच है। हम एक ऐसे परिदृश्य को देखने लगते हैं जो बहुत ही धुंधला, जटिल और खतरनाक है। और आज की हमारी इस गहरी छानबीन का विषय बिल्कुल यही है। आज हम 28 वर्षीय सांस्कृतिक प्रतीक और पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या के 3 साल बाद इस पूरी घटना का विश्लेषण कर रहे हैं। और इस अध्ययन के लिए ना हमने कई अलग अलग स्रोतों को एक साथ रखा है। इसमें विस्तृत समाचार रिपोर्टें हैं, विकिपीडिया के पन्ने हैं, कोर्ट और कानूनी दस्तावेज हैं, और यहाँ तक कि उनकी डिस्कोग्राफी यानी उनके संगीत के आंकड़े भी शामिल हैं। और हमारा मिशन सिर्फ एक अपराध की कहानी सुनाना नहीं है। हम उस संगीत, अंतर्राष्ट्रीय गैंग नेटवर्क और कूटनीतिक राजनीति के उलझे हुए जाल को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसने इस पूरी घटना की पटकथा लिखी। चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। बिल्कुल। शुरुआत ना उस इंसान से करते हैं जिसने ये पूरा साम्राज्य खड़ा किया। शुभदीप सिंह सिद्धू से लेकर मतलब एक वैश्विक आइकन सिद्धू मूसेवाला बनने का ये सफर आखिर कैसे तय हुआ? ये सफर ना किसी चमत्कार से कम नहीं लगता। शुभदीप का जन्म जून 1993 में पंजाब के मानसा जिले के एक छोटे से गांव मूसा में हुआ था। अच्छा। और उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि काफी स्थिर और सम्मानित थी। उनकी माँ तो गांव की सरपंच थी। क्या बात है, मतलब एक पॉलिटिकल और स्टेबल बैकग्राउंड। हाँ, और उन्होंने लुधियाना से इंजीनियरिंग की पढ़ाई की थी। यानी कागजों पर देखें तो वो एक ऐसे युवा थे जिनका अपराध या हिंसा की दुनिया से दूर दूर तक मतलब कोई नाता नहीं होना चाहिए था। ये एक बहुत दिलचस्प विरोधाभास है। और उनके करियर की शुरुआत सीधे एक सुपरस्टार गायक के रूप में नहीं हुई थी ना? जी नहीं, वो पर्दे के पीछे से आए थे। उन्होंने लाइसेंस नाम का एक गाना लिखा था जिसने लोगों का ध्यान खींचा। लेकिन असली सवाल ये है कि एक इंजीनियरिंग का छात्र अचानक पूरी दुनिया में कैसे छा गया? इसका जवाब उनकी संगीत शैली में छिपा है। उन्होंने सिर्फ गाने नहीं गाए, उन्होंने एक पूरा नया साउंड गढ़ा। एक नया साउंड? हाँ, उन्होंने पंजाब के ठेठ, कच्चे और ग्रामीण लोक संगीत को लिया और उसे पश्चिमी देशों के हेवी हिप हॉप और ट्रैप बीट्स के साथ मिला दिया। ओह, समझ गया। ये एक तरह से अमेरिका के गैंगस्टर रैप का एक देसी संस्करण था। मतलब वो पंजाब के खेतों की कहानियों को टुबैक जैसी विद्रोही शैली में पेश कर रहे थे। सटीक कहा, एकदम एग्जैक्टली। और यही वजह है कि जी वैगन और सो हाई जैसे गानों ने उन्हें सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि वैश्विक स्तर पर पहचान दिलाई। सो हाई तो बहुत बड़ा हिट था। बिल्कुल। उनका प्रभाव इतनी तेजी से बढ़ा कि साल 2020 में प्रतिष्ठित ब्रिटिश अखबार द गार्जियन ने उन्हें टॉप 50 नए कलाकारों की सूची में शामिल कर लिया। वाह। वो युवाओं की नस पकड़ चुके थे। लेकिन इसी सफलता के साथ एक खतरनाक परछाई भी तो बड़ी होने लगी थी। हाँ, वो तो है। उनके गानों में बंदूकों, गैंग वॉर और बड़ी बड़ी गाड़ियों का जिक्र बहुत प्रमुखता से होने लगा था। मतलब जब हम इस पूरी छवि को देखते हैं तो मुझे ना हॉलीवुड फिल्मों की मेथड एक्टिंग की याद आती है। मेथड एक्टिंग। हाँ, क्योंकि एक ऐसा दौर आ गया था जहां ऐसा लगने लगा था कि उनके गानों का वो विद्रोही किरदार और उनकी असल जिंदगी, इन दोनों के बीच की लकीर बहुत खतरनाक हद तक धुंधली हो गई है। ये एक बहुत ही गहरी बात है। जब पॉप कल्चर और असल जिंदगी आपस में इस तरह से घुल मिल जाते हैं ना, तो वो युवाओं को चुंबक की तरह आकर्षित करते हैं। बिल्कुल करते हैं। कोविड काल के दौरान का वो वाकया इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। उनका एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें वो एक पुलिस फायरिंग रेंज में AK-47 के साथ नजर आ रहे थे। अरे हाँ, वो वीडियो, उस पे तो काफी बवाल हुआ था ना। हाँ, इस घटना पर उनके खिलाफ FIR भी दर्ज हुई थी। एक कलाकार जब अपने गीतों के खतरनाक किरदार को असल जिंदगी में जीने लगता है तो वो एक लार्जर देन लाइफ छवि तो बना लेता है, लेकिन वो असल दुनिया के असली खतरों को भी न्योता देने लगता है। और कला और असल जिंदगी के बीच की यही धुंधली लकीर 29 मई 2022 को
एक खौफनाक हकीकत में बदल गई। वो दिन घटनाओं का एक ऐसा चक्र लेकर आया जिसने सब कुछ बदल दिया। उस समय पंजाब सरकार ऑपरेशन ब्लू स्टार की बरसी की तैयारियों में जुटी थी। जून का महीना आने वाला था। हाँ, तो कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस बल की ज्यादा जरूरत थी, जिसके चलते राज्य सरकार ने 424 वीआईपी लोगों की सुरक्षा में कटौती की थी। अच्छा। और सिद्धू मूसेवाला भी उन्हीं में से एक थे। उनकी सुरक्षा में तैनात 4 कमांडो की संख्या घटाकर 2 कर दी गई थी। एक सेकंड रुकिए, ये जानकारी सार्वजनिक कैसे हुई? मेरा मतलब है, क्या सुरक्षा कटौती की सूची लीक हो गई थी? ये एक बहुत बड़ा विवाद का विषय रहा। सुरक्षा कम होने की जानकारी मीडिया और सोशल मीडिया पर आ गई थी। ओह, ये तो बहुत बड़ी लापरवाही है। हाँ, और दुर्भाग्य से उसी दिन मूसेवाला ने कुछ ऐसे फैसले लिए जो घातक साबित हुए। वो अपनी बुलेट प्रूफ एसयूवी में नहीं गए। हाँ, मैंने स्रोतों में पढ़ा है कि वो अपनी निजी थार एसयूवी में सफर कर रहे थे, क्योंकि उसमें उनके साथ के 5 लोग नहीं बैठ सकते थे। बिल्कुल। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि उनके साथ वो बचे हुए 2 कमांडो भी नहीं थे। और उसी सफर के दौरान एक सुनसान मोड़ पर उन पर हमला हुआ। हमलावरों ने फर्जी नंबर प्लेट वाली गाड़ियों का इस्तेमाल किया और उन्हें घेर लिया। लगभग 30 राउंड फायरिंग हुई। मूसेवाला को 19 गोलियां लगीं और महज 15 मिनट के भीतर उनकी मृत्यु हो गई। बहुत खौफनाक है ये। लेकिन इस पूरे हमले में जो चीज जांचकर्ताओं को सबसे ज्यादा हैरान करने वाली लगी, वो थी वहां से मिली गोलियों के खोल। यहाँ पर बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि पुलिस को वहां AN-94 यानी 1994 एफ्तोमात निकोनोवा रूसी असॉल्ट राइफल की गोलियां मिली। हाँ, AN-94। मतलब ये कोई आम पिस्तौल या देसी कट्टा नहीं है। ये पंजाब की किसी भी गैंग वॉर में पहली बार देखी गई थी। मैं सोच रहा था, एक गायक को मारने के लिए AN-94 जैसे सैन्य स्तर के हथियारों की क्या आवश्यकता थी? वही तो। ये बिल्कुल भी 2 गुटों की कोई आम सड़क छाप रंजिश नहीं लग रही थी। बिल्कुल नहीं। इस हथियार का इस्तेमाल पूरी कहानी का रुख बदल देता है। AN-94 एक बेहद उन्नत और जटिल रूसी सैन्य राइफल है। इसकी खासियत इसका 2 राउंड बर्स्ट फीचर है। 2 राउंड बर्स्ट, ये क्या होता है? यानी एक बार ट्रिगर दबाने पर माइक्रोसेकंड के भीतर 2 गोलियां बिल्कुल एक ही जगह पर लगती हैं। बाप रे। हाँ, जो किसी भी बॉडी आर्मर या गाड़ी के शीशे को भेदने के लिए डिजाइन की गई है। इस स्तर के हथियार का मिलना ये साबित करता है कि ये कोई अचानक हुआ हमला नहीं था। बिल्कुल नहीं, ये एक सोची समझी मिलिट्री स्टाइल एग्जीक्यूशन था, जिसे अंजाम देने वाला कोई बेहद सुसंगठित सिंडिकेट था। और कुछ ही समय बाद इस सिंडिकेट ने खुद दुनिया के सामने आकर जिम्मेदारी भी ले ली। कनाडा में बैठे गोल्डी बरार और जेल में बंद लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ऐलान किया कि ये हत्या उन्होंने करवाई है। लॉरेंस बिश्नोई का प्रोफाइल इस मामले को एक अलग ही स्तर पर ले जाता है। उनका जन्म भी मूसेवाला की ही तरह 1993 में हुआ था। वह एक हिंदू जाट है और बिश्नोई पंथ से आते हैं। बिश्नोई पंथ? ये वही पंथ है ना जो पर्यावरण और वन्य जीवों के संरक्षण के लिए जाना जाता है? हाँ, बिल्कुल वही। मतलब जो कि एक अजीब विरोधाभास है, एक तरफ पर्यावरण की रक्षा और दूसरी तरफ अपराध। सही कह रहे हैं। बिश्नोई का सफर पंजाब यूनिवर्सिटी की छात्र राजनीति और उसके हिंसक झगड़ों से शुरू होकर आज देश के सबसे बड़े आपराधिक सिंडिकेट तक पहुंच गया है। यहाँ पर लॉरेंस बिश्नोई का नाम आते ही वो सलमान खान को दी गई धमकी का भी संदर्भ आ जाता है। हाँ, जो काले हिरण के शिकार से जुड़ी थी। बिल्कुल। लेकिन जो बात सबसे ज्यादा हैरान करती है, बल्कि मैं कहूंगी कि ये बात किसी के भी गले नहीं उतरेगी, कि बिश्नोई दिल्ली की तिहाड़ जेल और साबरमती जैसी उच्च सुरक्षा वाली जेलों में बंद है। तिहाड़ जेल, जिसे भारत की सबसे सुरक्षित जेल माना जाता है, कोई कैदी वहां से 800 से ज्यादा शार्प शूटरों का अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क कैसे चला सकता है? ये तो एकदम नामुमकिन सा लगता है। इससे एक बहुत जरूरी सवाल उठता है कि हमारी जेलें कितनी सुरक्षित हैं। ये नामुमकिन लगता है, लेकिन तकनीक ने इसे मुमकिन बना दिया है। स्रोत बताते हैं कि वो VoIP कॉल्स का इस्तेमाल कर रहा था। सुनने वालों के लिए इसे थोड़ा सरल भाषा में समझना जरूरी है। ये VoIP कॉल्स मतलब ये आखिर हैं क्या, जो पुलिस ने पकड़ नहीं पाती? इसे ऐसे समझिए, आम फोन कॉल एक सीधी सड़क की तरह है। पुलिस उस सड़क पर बैरिकेड लगाकर आपकी बातचीत सुन सकती है या उसे ट्रेस कर सकती है कि कॉल कहाँ से आ रही है। ठीक है, समझ गया। लेकिन VoIP यानी वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल इंटरनेट के जरिए काम करता है। इसमें आपकी आवाज़ डेटा के छोटे छोटे पैकेट्स में बढ़ जाती है और दुनिया भर के अलग अलग सर्वर
मतलब अलग अलग देशों के सर्वर। हाँ, शायद रूस, ताइवान या पनामा वहां से होते हुए गुजरती है। जब तक पुलिस एक सर्वर को ट्रैक करती है, कॉल की लोकेशन किसी दूसरे महाद्वीप में बदल चुकी होती है। ओ, तो ट्रेस करना लगभग नामुमकिन हो जाता है। बिल्कुल। इसीलिए जेल की चारदीवारी के अंदर से एक स्मार्टफोन और इंटरनेट कनेक्शन के जरिए ऐसा विशाल नेटवर्क चलाना संभव हो पाया। ये तो हमारी पूरी व्यवस्था की एक बहुत बड़ी विफलता है। अगर हम इस पूरे गिरोह को एक कॉर्पोरेट ढांचे के नजरिए से देखें ना, तो ये किसी मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन यानी एमएनसी जैसा लगता है। ये तुलना बहुत सटीक है, एकदम एमएनसी की तरह। मतलब इस अपराध की एमएनसी का जो सीईओ है, वो तिहाड़ जेल के अंदर सुरक्षित बैठा है और दिशा निर्देश दे रहा है। उनका चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर यानी सीओओ गोल्डी बराड़, वो कनाडा में बैठकर लॉजिस्टिक्स संभाल रहा है। और जो शूटर है वे गिग इकोनॉमी के फ्रीलांसरों की तरह है। बिल्कुल सही कहा, जिन्हें स्थानीय स्तर पर सिर्फ एक प्रोजेक्ट मतलब एक हत्या के लिए काम पर रखा जाता है। और उन्होंने अपनी इस एमएनसी का जो बिजनेस मॉडल है, वो पंजाब में स्थानीय जबरन वसूली से शुरू किया था। और इसी कॉर्पोरेट स्टाइल सिंडिकेट ने मूसेवाला की हत्या को एक बदले के रूप में अंजाम दिया। उनके अनुसार ये 2021 में हुई अकाली दल के युवा नेता विक्की मिद्दुखेड़ा की हत्या का बदला था। इस बदले की कहानी में एक नाम बार बार आता है, शगनप्रीत सिंह। वो कौन है और उसका इस हत्या से क्या लेना देना था? शगनप्रीत सिंह सिद्धू मूसेवाला के मैनेजर थे। अच्छा, मैनेजर। हाँ, पुलिस रिपोर्टों और गैंग के दावों के अनुसार शगनप्रीत ने लकी पटियाल नाम के गैंगस्टर के साथ मिलकर मिद्दुखेड़ा की हत्या की साजिश रची थी। जब पुलिस जांच में शगनप्रीत का नाम आया तो वो ऑस्ट्रेलिया भाग गए। और कहानी में एक और अजीब मोड़ ये है कि बाद में शगनप्रीत ने खुद लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड़ से अपनी जान का खतरा बताते हुए अदालत से सुरक्षा की गुहार लगाई थी। ये सब कितना उलझा हुआ है। और देखिए, जब किसी कलाकार का इतना बड़ा प्रभाव हो, वो युवाओं का आइकॉन बन जाए, तो राजनीति उससे अछूती कैसे रह सकती है? बिल्कुल नहीं रह सकती। राजनीतिक पार्टियां हमेशा ऐसे प्रभाव को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना चाहती हैं। और यही वजह है कि मूसेवाला का जीवन सिर्फ संगीत तक सीमित नहीं रहा। उन्होंने जमीनी राजनीति में भी कदम रखा था। 2022 के पंजाब विधानसभा चुनावों में उन्होंने कांग्रेस पार्टी के टिकट पर अपने गृह क्षेत्र मानसा से चुनाव लड़ा। लेकिन जिस सुपरस्टार के गानों पर करोड़ों व्यूज आते थे, क्या उसे राजनीति में भी वही सफलता मिली? राजनीति के नियम ना बिल्कुल अलग होते हैं। उस चुनाव में उन्हें करारी हार का सामना करना पड़ा। आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार विजय सिंगला ने उन्हें लगभग 63,000 वोटों के भारी अंतर से हराया था। ये मूसेवाला के लिए एक बहुत बड़ा झटका था। और मूसेवाला हार मानकर चुप बैठने वालों में से तो थे नहीं। चुनाव हारने के बाद उन्होंने स्केपगोट नाम का एक गाना रिलीज किया। हाँ, स्केपगोट। इस गाने के बोल बहुत आक्रामक थे, जिसमें उन्होंने आम आदमी पार्टी को वोट देने वाले लोगों को एक तरह से गद्दार कह दिया था। इस गाने ने बहुत बड़ा विवाद खड़ा कर दिया था। और राजनीति की विडंबना देखिए। हाँ, जिस विजय सिंगला ने उन्हें 63,000 वोटों से हराया था, उसे कुछ ही समय बाद खुद मुख्यमंत्री द्वारा भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों के चलते मंत्री पद से बर्खास्त कर दिया गया। क्या बात कर रहे हैं? मतलब राजनीति भी कैसी चीज है। ये सब दिखाता है कि उनका जीवन कितनी उथल पुथल से भरा था। बिल्कुल। अब तक हमने देखा कि ये गैंग स्थानीय जबर वसूली और पंजाब की राजनीति में उलझा हुआ था। लेकिन स्रोतों के अनुसार ये नेटवर्क यही नहीं रुका, इसने अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं लांघ दी। हाँ, इस क्रिमिनल एमएनसी का विस्तार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हुआ। कनाडा सरकार ने आधिकारिक तौर पर बिश्नोई गैंग को एक आतंकवादी संगठन घोषित किया है। ये एक बहुत बड़ी बात है। उन पर आरोप है कि वे उत्तरी अमेरिका में, खासकर दक्षिण एशियाई मूल के लोगों को निशाना बनाकर जबरदस्ती वसूली का रैकेट चला रहे हैं और हत्याओं को अंजाम दे रहे हैं। इनमें सुखदूल सिंह और यहाँ तक कि हरदीप सिंह निज्जर की हत्या का मामला भी शामिल है। यहाँ पर ये पूरी कहानी ना एक बहुत ही संवेदनशील और अंतर्राष्ट्रीय कूटनीतिक विवाद का रूप ले लेती है। बिल्कुल। कनाडाई अधिकारियों ने खुले तौर पर आरोप लगाया है कि ये गैंग भारत सरकार के इशारे पर कनाडा में सिख अलगाववादियों को निशाना बना रहा है। लेकिन यहाँ ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि भारत सरकार ने इन सभी आरोपों को सिरे से खारिज किया है। भारतीय अधिकारियों ने कनाडा के इन दावों को पूरी तरह से अजीबोगरीब और बेबुनियाद बताया है। हाँ, मतलब दोनों देशों के बीच इस मुद्दे को लेकर कूटनीतिक तनाव अपने चरम पर पहुंच गया। सुनने वालों के लिए ये कल्पना करना भी मुश्किल होगा कि पंजाब के एक छोटे से गांव से शुरू हुई रंजिश कैसे कनाडा और अमेरिका की अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का हिस्सा बन गई। एकदम सही। और इस पूरे विवाद में एक और विरोधाभास है।
लॉरेंस बिश्नोई की खुद की छवि। हाँ, बिश्नोई का दावा है कि वो एक हिंदू राष्ट्रवादी है। उसका कहना है कि वो खालिस्तान आंदोलन के सख्त खिलाफ है और खुद को देशभक्त मानता है। ये अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति, अलगाववाद और अपराध का एक ऐसा कॉकटेल है जिसे सुलझाना जांच एजेंसियों के लिए भी एक बुरा सपना है। बिल्कुल एक बुरा सपना है। अब अगर हम इन तमाम अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक और आपराधिक विवादों की धुंध से बाहर आएं और आज यानी मई 2026 के वर्तमान परिदृश्य को देखें तो उनके प्रशंसकों के लिए सारी बातें पीछे छूट जाती हैं। हाँ, उनके लिए तो बस संगीत है। बिल्कुल, उनके लिए आज भी दो ही चीजें मायने रखती हैं, मूसेवाला का संगीत और उनके लिए न्याय की मांग। ये बात सच में हैरान करने वाली है कि उनकी मृत्यु के 3 साल बाद भी उनका संगीत रुकने का नाम नहीं ले रहा है। आज उनकी डिस्कोग्राफी में 80 से ज्यादा ट्रैक मौजूद हैं। 2026 में ही उनका एक नया मरणोपरांत गीत आईज ऑन मी रिलीज हुआ है, जो दुनिया भर में धूम मचा रहा है। क्या बात है। ऐसा लगता है कि मौत ने उनकी आवाज को शांत करने के बजाय उसे और भी ज्यादा अमर कर दिया है। लेकिन मरणोपरांत रिलीज हुए उनके सभी गानों का सफर इतना आसान नहीं रहा है ना। उनके काम में आज भी उतना ही विद्रोह है जितना उनके जीवित रहते हुए था। बिल्कुल। उनका एक गीत SYL रिलीज होने के तुरंत बाद विवादों में घिर गया और उसे भारत सरकार द्वारा ब्लॉक कर दिया गया। इस गाने में ऐसा क्या था जिसने सरकार को ये कदम उठाने पर मजबूर किया? SYL कोई साधारण गाना नहीं था। इसमें पंजाब के सबसे गहरे घावों को कुरेदा गया था। इसका नाम सतलुज यमुना लिंक नहर पर रखे गए विवाद से जुड़ा था, जो पंजाब और हरियाणा के बीच पानी के बंटवारे का दशकों पुराना मुद्दा है। गाने में पंजाब की संप्रभुता की बात की गई थी। इतना ही नहीं, इसमें पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या का संदर्भ था और बलविंदर सिंह जटाना जैसे कुछ चरमपंथियों का भी जिक्र किया गया था। तो ये बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव था। हाँ, ये राजनीतिक रूप से इतना संवेदनशील था कि इसे YouTube पर भारत में देखने से प्रतिबंधित करना पड़ा। ये कितनी अजीब विडंबना है। मतलब एक तरफ उनका संगीत हर पाबंदी को तोड़कर दुनिया भर के चार्ट्स पर नंबर 1 बन रहा है, कला की दुनिया में वो आज भी जिंदा है। सही कहा। और दूसरी तरफ जिस दुनिया में उनका परिवार न्याय मांग रहा है, वहां की गति रेंगने जैसी है। बिल्कुल। हाल ही में मार्च 2026 में सुप्रीम कोर्ट को इस हत्या के मामले के 2 आरोपियों पवन बिश्नोई और जगतार सिंह, इनको जमानत देनी पड़ी। और इसका कारण कोई सबूतों की कमी नहीं, बल्कि ट्रायल में हो रही अत्यधिक देरी थी। और कानूनी प्रक्रिया की इसी धीमी गति से उपजी निराशा हमें मई 2026 के उस दृश्य तक ले जाती है। हाँ। उनकी तीसरी पुण्यतिथि के मौके पर मूसा गांव का नजारा भावुक कर देने वाला था। भीषण गर्मी के बावजूद वहां एक जन सैलाब मौजूद था। लोग सिर्फ पंजाब से ही नहीं, बल्कि हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और हजारों किलोमीटर दूर महाराष्ट्र जैसे राज्यों से भी उन्हें श्रद्धांजलि देने पहुंचे थे। वहां का माहौल तो किसी भी इंसान की आंखें नम कर देने वाला था। हजारों की संख्या में लोगों ने हाथों में मोमबत्तियां लेकर मार्च निकाला। बिल्कुल। उनके पिता बलकौर सिंह ने जब लोगों को संबोधित किया ना, तो उनकी आवाज में एक पिता का दर्द और सिस्टम से हारने की पीड़ा साफ झलक रही थी। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा कि उनका बेटा अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन अपने चाहने वालों के इसी प्यार के जरिए वो आज भी जिंदा है। उस पूरी भीड़ में सिर्फ एक ही शब्द गूंज रहा था, न्याय। न्याय, जो अब तक अधूरा है। तो इस सब का आखिर क्या मतलब है? एक छोटे से गांव के लड़के ने अपने हुनर और अपनी अलग आवाज से पूरी दुनिया को मंत्रमुग्ध कर दिया। उसने शोहरत की वो बुलंदियां छुईं जिसका सपना हर कलाकार देखता है। लेकिन वही आवाज, वही सफलता अपराध और राजनीति के एक बेहद खतरनाक गठजोड़ की भेंट चढ़ गई। सुनने वालों के लिए ये सोचना बहुत जरूरी है कि हम अपनी स्क्रीन पर या अपने हेडफोन्स में जिस संगीत या पॉप कल्चर का उपभोग करते हैं, उसकी चकाचौंध के पीछे कितनी खतरनाक और स्याह वास्तविकता छिपी हो सकती है। बिल्कुल सही बात है। वहां जो गैंगस्टर कल्चर हमें गानों में कूल या आकर्षक लगता है ना, जब वो असल जिंदगी में उतरता है तो उसकी कीमत इंसान के खून से चुकानी पड़ती है। हम इस पूरे प्रकरण को बस एक अपराध की तरह नहीं देख सकते, और यहीं पर हम एक अंतिम लेकिन बहुत ही चुभने वाले सवाल पर आकर खड़े होते हैं। जब कला अपने कलाकार से भी ज्यादा लंबी उम्र पाती है, जैसा कि हम आज 2026 में मूसेवाला के मरणोपरांत हिट गानों के साथ देख रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ उसी कलाकार के दुश्मन आज भी अपने अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक ब्रांड को चमकाने के लिए उसी के नाम का इस्तेमाल करते हैं।
तो ऐसे में सिद्धू मूसेवाला की सच्ची विरासत क्या कहलाएगी? क्या वो उनका वो विद्रोही और क्रांतिकारी संगीत रहेगा जिसने एक पूरी पीढ़ी को अपनी धुन पर नचाया, या फिर उनकी ये पहचान हमेशा उस अंतर्राष्ट्रीय सिंडिकेट के खौफ के साए में ढकी रहेगी जिसने उनकी जान ली? ये एक ऐसा सवाल है जो आसानी से हमारा पीछा नहीं छोड़ेगा। हमने शुरुआत में उस एक्सरे मशीन की बात की थी ना, जो चीजों को साफ साफ दिखाती है। हाँ। लेकिन सिद्धू मूसेवाला की इस कहानी में वो मशीन पूरी तरह टूट चुकी है। जो